नाज़रीन किराम, एक जानिब तो शाह महमूद कुरैशी साहब से अहम मुलाकात हुई है अडयाला जेल के अंदर, और इसी के साथ साथ इमरान खान साहब के पास अडयाला जेल में एक टीम पहुंची है तफ्तीश के लिए, और अहम तरीन तफ्तीश हुई है। और इसी के साथ साथ अडयाला जेल से एक बड़ी खबर आई है, और ये खबर है रिहाई के हवाले से। और जब ये रिहाई होगी तो इसके बाद कंटेनर होगा, और फिर कंटेनर के ऊपर जो है ना बाद से यानी अडयाला जेल से मुल्तान तक जाएंगे, और दमादम मस कलंदर होगा। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ ये डिटेल में तो आप लोगों के सामने रखूँगा, लेकिन इन सब के अंदर इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर अडयाला जेल से एक पैगाम भेजा है। उन्होंने कहा कि बात होगी तो सिर्फ ताकतवरों के साथ बात होगी, बात होगी तो सिर्फ उन लोगों के साथ बात होगी जिनके हाथ में इख्तियार है, बात होगी तो उन लोगों के साथ होगी जो जिनके हाथ में डोरी है, यानी उन लोगों के साथ बात नहीं होगी जिनके हाथ में कुछ नहीं है। शेख रशीद साहब भी एक दफ़ा फिर जो है ना वो मैदान में आ चुके हैं, और उन्होंने पाक फौज से बहुत बड़ा शिकवा भी किया है, और जो खबर जिसकी सबको इंतज़ार थी वो अडयाला जेल से आ चुकी है। सबसे पहले चलते हैं और आपको ये बताते हैं कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो मुसलसल अपने प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। और एक सहाफ़ी के विलाग में देख रहा था, उस विलाग में उन्होंने कहा था कि अब जो है ना इमरान खान साहब देखेंगे कि जेल के अंदर किस तरीके से ज़िंदगी गुजरेंगी, और जेल जो है कितना मुश्किल है। अब उन्होंने एक और दावा किया, और दावा उन्होंने ये किया कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर जो है ना मनशियात जो है ना उनको फराहम की जा रही है, यानी नारकाटिक्स जो है ना वो इमरान खान साहब को दी जा रही है। यानी जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं वो तो वैसे भी प्रोपेगेंडा करते हैं, और वो इस प्रोपेगेंडे के अंदर जो है ना मुसलसल जो है ना वो शामिल है। वो कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से जो है इमरान खान साहब को किसी न किसी तरीके से मुश्किल में डाला जाए, उनके लिए किसी न किसी तरीके से मुश्किलात पैदा करे। लेकिन वो असाबी जंग था वो इमरान खान साहब तकरीबन जीत चुके हैं, और बिल्कुल करीब है, और जून जुलाई में आप देख लेंगे कि वो किस तरीके से जो है ना इसके जंग को वो जीत जाते हैं। सबसे पहले आते हैं और आपको बड़ी खबर देते हैं, और ख़बर यह कि इमरान खान साहब से FIA की टीम ने तफ्तीश की है, और इमरान खान साहब से वकीला की मौजूदगी में FIA की टीम ने तफ्तीश का आगाज़ किया है। और इमरान खान साहब ने इसके अंदर कहा कि आपको मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। इमरान खान साहब ने जो है ना FIA की टीम को कहा है, और FIA की टीम को उन्होंने इसलिए कहा है कि आप लोगों ने मेरे ऊपर जो है एक झूठा केस किया है, और ये झूठा केस था साइपर का, और अब ये साइपर का जो केस है ये उड़ चुका है, यानी अब आप लोगों को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने इस मुल्क की साख और ख़ुद मुख्तारी के लिए जो कुछ भी किया मैंने किया है, जितना मुझसे मुमकिन हो सका तो मैंने इसकी ख़ुद मुख्तारी और साख के लिए मैंने किया है। फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने कौम को आगाह किया है, और मैंने कौम को ये भी कहा कि आप जो ना आप ग़ुलाम हैं और ना मैं ग़ुलाम हूँ। उन्होंने कहा कि साइपर को मैंने क्लासिफाइड किया, और फिर इसके बाद मैंने कौम को इससे आगाह किया है। इस वक्त भी मैं दुरुस्त था, और आज भी मैंने जो ये ट्वीट वाला मामला है इसमें मैं दुरुस्त हूँ, इसमें मैं ठीक हुई नहीं। उन्होंने कहा कि उस वक्त जो साइपर को क्लासिफाइड करके मैंने कौम को आगाह किया था ये बात भी मेरी बिल्कुल ठीक थी, और अब जब ये मैंने ट्वीट किया है तो इसको भी मैं ऑन करता, और ये भी मैंने दुरुस्त किया, यानी गलत काम मैंने नहीं किया है। लेकिन अब इसके बाद एक और ख़बर है नाज़रीन किराम, वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, और वो ख़बर ये है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को अडयाला जेल के अंदर और सलाहों के पीछे रखने के लिए सिर्फ एक ही केस है अब इनके ऊपर, इद्दत निकाह वाला केस। यानी बाकी केसेस जो साइपर केस के अंदर इमरान खान साहब को अंदर किया गया था वो केस तो उड़ चुका है, और अब इनके पास जो है सिर्फ वाहिद एक ही केस है, और ये इद्दत निकाह वाला केस है। अगर इसमें जज साहब अगर ग्रेस दिखा देते तो शायद ये नौबत भी ना आते, और अब ये दोनों बाहर होते हैं। लेकिन अब एक और तैयारी की जा रही है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर जो है मज़ीद केसेस जो है बनाए जाएंगे, और ये केसेस अब इस तरीके से बनाई जाएंगे जब तक ये चाहेंगे, यानी जब तक ये चाहेंगे तब तक जो है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को सलाहों के पीछे रख सकेंगे, यानी गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है इनको जेल के अंदर रखा जा सके। इसी तरीके से जो केसेस जो है इन्हीं के ऊपर जो है वो बनाए जाएंगे, और इनको पाबंदी सलासल जो है रखा जाएगा। लेकिन इसके सामने मैं आप लोगों के साथ ये शेयर रख लेता हूँ। ताकत है तुम्हारी है और खुदा हमारा है, अकस पर न उतर आओ आईना हमारा है, आपकी ग़ुलामी का बोझ हम न ढूंढेंगे, अब्रो सर मरने का फैसला हमारा है। उम्र भर तो कोई भी जंग नहीं लड़ सकता, उम्र भर तो कोई भी जंग नहीं लड़ सकता, तुम भी हार जाओगे तजर्बा हमारा है। यानी इमरान खान साहब की अगर बात करें तो ये आसाब का जंग था, और इमरान खान साहब जो है इस आसाब के जंग को वो जीत चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इसमें परफॉर्मेंस दी है, जिस तरीके से वो जेल के अंदर बैठ के उन्होंने इनका मुकाबला किया, शायद दुनिया की तारीख़ में किसी ने किया हो। नेल्सन मंडेला साहब के लोग मिसालें देते हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, बहुत कोशिश की थी, अपने दिल बड़ा करके उन्होंने सब कुछ किया था, लेकिन इमरान खान साहब ने उससे बढ़ कर ये सब चीज़ें की है।
यानी इमरान खान साहब जो है ये आसाब का जो जंग है वो जीत चुके हैं। रिहाई के इम्कानात भी पैदा हो चुके हैं और ये रिहाई के इम्कानात जो है ना ये शाह महमूद कुरैशी साहब के वो पैदा हो चुके हैं। लाहौर पुलिस ने अडियाला जेल में पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब से 9 मई मुकदमात में तीसरी मरतबा तफ्तीश की है। टीम ने शाह महमूद कुरैशी का वीडियो बयान भी रिकॉर्ड किया है। यानी अगर शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से मैं आपको बता दूं तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब चेयरमैन भी है। लेकिन अगर हम 9 मई की बात करें तो इमरान शाह महमूद कुरैशी साहब किसी और केस में जो है ना जेल के अंदर नहीं है, यानी साइपर केस था इनके ऊपर, और 9 मई के जो है ना ये 8 मुकदमात हैं इनके ऊपर। साइपर का केस तो उड़ चुका है, यानी साइपर का केस ख़त्म हो चुका है और इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब बरी हो चुके हैं। अब 9 मई के केसेस के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब है, लेकिन आपने एक चीज़ ज़हन में रखना है कि 9 मई के अंदर नुकसान हुआ है तो या पंजाब के अंदर हुआ है, या इस्लामाबाद के अंदर हुआ है, या कराची के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुआ है। लेकिन 9 मई के दिन शाह महमूद कुरैशी साहब कराची में मौजूद थे। यानी यहाँ पे बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब तो न पंजाब के अंदर थे, न विफाक के अंदर थे और न खैबर पख्तूनख्वा के अंदर थे। तो अब इनके पास जो सबूत है वो नहीं होंगे। इसके लिए उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब की ऑडियो भी ली है, वीडियो भी बनाई है कि वो इसके साथ जो है मैच करे कि जिस दिन जो कुछ हुआ है। लेकिन अब जो है ना ये लगता है कि जो है ना शाह महमूद कुरैशी साहब इसमें भी बरी हो जाएंगे और वो जो ना घर जाएंगे। लाहौर पुलिस की टीम शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश के बाद वापस रवाना हो गई है। 9 रुकनी पुलिस टीम एसपी जावेद आसफ की सरबराही में अडियाला जेल आई थी। अडियाला जेल में पुलिस टीम में पंजाब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी के एक्सपर्ट्स भी शामिल थे। टीम में शामिल एक्सपर्ट्स अपने हमरा मुख्तलिफ जदीद आलात भी लेकर आ गए थे। तफ्तीशी टीम ने लाहौर के ताना, शादमान, सरोर रोड, मुगलपुरा, शाहदरा, रेस्कोर्स, गोलबर्ग, गुजरपुरा में दर्ज मुकदमात की तफ्तीश की। और यकीनन ये जितने भी नाम यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने लिए हैं ये सारे पंजाब के अंदर मौजूद है और शाह महमूद कुरैशी साहब उस दिन कराची के अंदर मौजूद थे, यानी वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। ज़राए के मुताबिक टीम अपने हमरा पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए किट भी साथ लेकर आई थी। हमारे पास जो खबर है इसके मुताबिक शाह महमूद कुरैशी साहब अब 9 मई के मुकदमात में पाबंदी सलाहसल है। इनके ऊपर किसी और किस्म की पाबंदी या इनके ऊपर किसी किस्म के जो है ना केस नहीं है। यानी 10 जून मंडे को ये बात जो है इसकी ज़्यादा इम्कानात है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहाई मिल जाएगी, क्योंकि इनके पास ठोस शवाहिद नहीं है। और जब ये 10 मई को उनके जो है ना इनकी रिहाई हो जाती है तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो है इसी सादा तरीके से वो नहीं जाएंगे कि वो अडियाला जेल से निकल के उनके सामने जो है गाड़ी का दरवाज़ा खोल के उसमें बैठ के वो चले जाएंगे, बल्कि वो एक कंटेनर तैयार करेंगे। कंटेनर के साथ साथ लोग जाएंगे, यानी बड़े तादाद में एक काफ़िला इनके साथ होगा और वो काफ़िला जो है ना इस्लामाबाद से होते हुए ये सारे रास्ते होते हुए यानी जीटी रोड पे जाएंगे और जीटी रोड पे वो फिर मुल्तान पहुंचेंगे। और एक दमादम मस्त कलंदर होगा और कप्तान का जो नायब कप्तान है वो ऐसा दमादम मस्त कलंदर करेगा कि पूरी दुनिया देखेगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो ना गाजी बन कर आए। वो इमरान खान साहब की बयानिया के ऊपर खड़े होकर वो गाजी बन कर आए हैं। यानी उन्होंने जो है ना वहाँ पे हार नहीं मानी, उन्होंने सिलेंडर नहीं किया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बल्कि वो इमरान खान साहब के बयानिया के साथ खड़े होकर वो जो है ना गाजी बनकर मुल्तान पहुँचेंगे। ये जो है ये खबर आई है शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से। लेकिन इसमें मैं आपको ये बता दूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर ये 9 मई के हवाले से जितने भी केसेस हैं इनमें इनके पास कोई ठोस जो है ना शवाहिद नहीं है। अब इससे बड़ी खबर ये है कि सब लोग एक्टिवेट हो चुके हैं। यानी अगर हम फवाद चौधरी साहब की बात करें तो वो दोबारा एक्टिव हो चुके हैं और वो मुसलसल बयानात भी दे रहे हैं, वो सियासी जो सरगर्मियाँ भी कर रहे हैं, सियासी सरगर्मियों में वो हिस्सा भी ले रहे हैं। और इसी के साथ साथ शाम जो शेख रशीद साहब है उन्होंने भी बहुत अहम बात की, उन्होंने बहुत अहम स्टेटमेंट दी है, उन्होंने बहुत अहम गुफ्तगू की है। ये मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि कुछ दिन पहले हमने ये भी देखा था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अहम रुकन है वो भी उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जो ना आप मुझे अपने पास यानी अपने दरमियान देखेंगे। और यहाँ पे अगर फवाद चौधरी साहब की बात करें तो यहाँ से भी यूँ लगता है कि जो है ना सब लोग जो है ना ईद के बाद जो है ना वो एक नए मोमेंटम होगा, एक नए मोमेंटम को ये बिल्ड कर रहे हैं और एक नई डायरेक्शन की तरफ जाएंगे। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं बल्कि इनके साथ जितने भी अपोजिशन की पार्टियाँ वो भी इन्हीं के साथ होंगी। यानी एक नया जो मोमेंटम है वो इसको बिल्ड कर रहे हैं। शेख रशीद साहब ने कहा कि मैंने 2 महीने खामोशी इख्तियार रखनी है और उन्होंने कहा कि मैक्सिमम जो है मैं ये 2 महीने खामोशी रख सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं खामोश नहीं रख सकता। और उन्होंने कहा कि मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ कि जिसमें मैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है ना लोगों के दरमियान नहीं जा सकता, यानी मैं आवाम के अंदर नहीं जा सकता कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बयानियाँ लेकर मैं आवाम के अंदर जा सकूँ।
لیکن انہوں نے کہا کہ فوج کے لیے میں نے بہت قربانی دی ہے، مجھے کم سے کم ان سے یہ توقع نہیں تھی کہ میرے ساتھ یہ سلوک کیا جائے۔ آپ سب ناکام ہو چکے ہیں اداروں سمیت، صرف ایک اکیلا شخص جو ہے نا پورے نظام کو شکست دے چکا ہے، اور وہ ہے عمران احمد خان نیازی۔ یعنی وہ بالکل درست فرما رہے ہیں، یعنی پورا کا پورا جو نظام ہے وہ ناکام ہو چکا ہے، اور ایک ہی جو شخص ہے وہ ان سے جیت چکا ہے۔ یہ بات ان کی بالکل درست ہے، اور اس میں جو ہے نا معنی بھی ہے۔ یعنی شیخ رشید صاحب بہت دفعہ یہ کہہ چکے ہیں یہ جو کہ عید قربا کے بعد ایک اور قربانی ہوگی، لیکن اس دفعہ بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی یہ بات کہہ چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جون جولائی کے اندر جو ہے نا حالات تبدیل ہوں گے، اور ملک جو ہے نا کسی اور رخ کی طرف جو ہے نا اختیار کرے گا۔ یعنی یہ ملک جو ہے نا کسی اور رخ کی طرف جائے گا، یعنی جس رخ پہ اب جا رہا ہے اس رخ کی طرف نہیں جائے گا، لیکن یہ اب جو ہے نا اپنا رخ تبدیل کرے گا۔ یہ عمران خان صاحب نے یہ بات کہی ہے، اور عمران خان صاحب نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب اگر بات کریں گے تو وہ صرف ان لوگوں سے بات کریں گے جو طاقتور ہے، جن کے پاس اختیار ہے، جن کے ہاتھ میں ڈوری ہے۔ یعنی اگر ہم ایک لمحے کے لیے بھی سوچیں کہ اگر عمران خان صاحب شہباز شریف صاحب سے بات کر لے تو شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اگر اس کے ساتھ بات ہو بھی جاتی ہے تو وہ کیا کر سکتے بیچارے؟ یعنی آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر طاقت کن کے ہاتھوں میں ہے، طاقت کہاں پہ لائی کرتے ہیں، یعنی کس جگہ پہ یہ طاقت موجود ہے، اور کن لوگوں کے ہاتھ میں اختیار ہے، اور کون لوگ جو ہے نا کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جون جولائی میں جو ہے نا بہت سے چیزیں تبدیل ہوں گی، ملک کا جو رخ ہے وہ مختلف ہوگا، یعنی بہت سے چیزیں جو ہے نا الگ ڈائریکشن میں جائے گی، اور پاکستان کے اندر جو ہے نا تبدیلی آئے گی جون جولائی میں۔ اگر ہم اس ملک کی بات کریں تو پوری ملک جو ہے نا یہ سمجھ چکی ہے کہ پاکستان کے اندر آخر جو ہے نا یہ تبدیلی آئے گی، اور یہ تبدیلی کس شکل میں آئے گی؟ یعنی اس دفعہ وہ نہیں ہوگا کہ جس طریقے سے پہلے ہوتا تھا، کیونکہ IMF نے جو پاکستان کے سامنے شرائط رکھی ہے، یہ پاکستان کے سامنے انہوں نے پہلی دفعہ اتنی کھڑی شرائط رکھی ہے، اتنے سخت شرائط رکھی ہے کہ اب اس حکومت کو چلنا جو ہے نا ان کا بہت زیادہ مشکل ہوگا، کیونکہ اگر یہ اتنے ٹیکسز پاکستان کے اوپر لگائیں گے، عوام کے اوپر لگائیں گے، غریب لوگوں کے اوپر لگائیں گے، تو اب ان لوگوں کا جینا جو ہے نا وہ بالکل حرام ہو جائے گا۔ یعنی یہ لوگ اب جئیں گے کس طریقے سے؟ کیونکہ جتنے بل آ رہے، بجلی کے بل اگر آپ دیکھ لیں، پیٹرول کی اگر آپ قیمت دیکھ لیں، اسی کے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء کی آپ دیکھ لیں، یعنی کچھ وقت تک، یعنی کچھ عرصے تک یہ لوگ تو برداشت کر لیں گے، لیکن اب یہ بات ان کی برداشت سے باہر ہو چکی ہے۔ اگر مزید چیزیں مہنگی ہوگی، مزید لوگوں کے اوپر آپ ٹیکس ڈالیں گے، اگر ہم پراپرٹی کی بات کر لیں، پاکستان کے اندر پراپرٹی کے اوپر کتنا جو ہے نا ٹیکس لگایا گیا ہے، یعنی مختلف چیزوں کے اوپر اگر ہم دیکھ لیں، اگر اتنے مزید یہ ٹیکسز بڑھائیں گے، یہ جو IMF کی شرائط جو ہے نا وہ پوری کریں گے، تو یہ عوام نکلیں گی، اور یہ عوام جو ہے نا یہ سارے لوگ جو ہے نا بالکل ان کے دل جو ہے نا بھر چکے ہیں، اندر سے سارے لوگ بھرے ہیں۔ اگر یہ جو ہے نا ان کے سامنے ایک بن رکھیں گے، ان کے اوپر مزید کیسز کریں گے، تو یہ سارے لوگ پھٹ جائیں گے، اور جب یہ پھٹیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ حالات جو ہے نا کس طرف ہوں گے، اور یہ حکومت کہاں جائے گی۔ تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔